राणा बहुत दिनों से उसके साथ सुंदरबन में अपने प्यारे भाई हराधन के घर आना चाहता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर इतने बढ़ते हुए गांव में अगर हम 2 दिन भी बिताए तो शांति होगी। वो असलम था, लेकिन इस बार आना उसके साथ नहीं आया। राणा कुछ समय से काम से बाहर गया हुआ है। मैं इस पब्लिक नदी के रास्ते पर अकेला चल रहा हूँ। झाड़ियों और जंगलों में जुगनुओं की रोशनी ही जुगनुओं की रोशनी है। इस बीच उसके भाई की पत्नी की हालत बहुत खराब है, इसलिए चेंबर में मरीज को देखने के बाद मैंने लोकल ट्रेन ली और सीधे स्टेशन चला गया। घाट पहुंचते पहुंचते 10 बज चुके थे। डॉक्टर बाबू, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अगर गिन्नी इतनी जल्दी बीमार पड़ गई तो सिर्फ आप ही जानते हैं कि क्या हुआ होगा। मैंने कितनी भी कोशिश की, कितनी भी दवाएं ली, कोई फायदा नहीं हुआ। इस गांव में हमारा कोई अपना नहीं है, आप समझ सकते हैं। देखते नहीं हो बाबू, मेरी गिन्नी थोड़ी ठीक हो जाए। मैंने उसे भरोसा दिलाया। चिंता मत करो हराधन, मैं आ चुका हूँ। सच कहूँ तो सोचा था कल आ जाऊंगा, पर बारिश शुरू हो गई। सदर की सड़क पानी से भरी थी, इसलिए मैं आज चला आया। तो दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आता। डॉक्टर बाबू दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, हिल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, और जब कहते भी हैं कि जाओ तो क्या मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं? समझ नहीं आता उनके सिर ने कोई चोट लगी है या नहीं। डॉक्टर बाबू, मेरी सेहतमंद पत्नी को चोट लगने वाली है, मैं उसका इतना ख्याल क्यों रखूं? उसे जमीन पर पैर रखे हुए लगभग 3 महीने और 3 दिन हो गए हैं। तब हराधन चुप हो गया। तूफान की मंद रोशनी में मैंने देखा कि नाव चलते हुए कुछ बुदबुदा रही है। मैं समझ सकता था कि बेचारी पत्नी बहुत दिनों से बीमारी से परेशान थी। इस बीच रात का अंधेरा धीरे धीरे नदी को घेर रहा था। कम से कम 1 घंटे तक तो आराधना के जरिए ही जाना था। उसके दोनों हाथ सूखी लकड़ी की तरह भाले की तरह चल रहे थे। मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा था कि मैं उसके गांव कब पहुंचूंगा। इस बीच मैं अपनी भूखी आंखों से अंधेरा देख रहा था। हाँ हराधन, और तुम्हारा गांव कितनी दूर है? यही है बाबू, मेरा गांव यहाँ पास में है। जब ये जंगल खत्म हो जाएगा तो मैं नदी के किनारे जाल डालकर कुछ मछलियां पकड़ूंगा, फिर मैं तुम्हें सीधे घर ले जाऊंगा। तुम मछलियां पकड़ोगे? अभी आधी रात हो चुकी है। हराधन आधी रात को घर पहुंचेगा? क्या कहूं बाबू, मेरी बीवी को मछली खाना बहुत पसंद है। अब अगर मैं मछली घर नहीं ले जाऊंगा तो घर में कुछ नहीं बचेगा। बाबू, अगर मैं मछली नहीं ले जाऊंगा तो तुम्हें खाने को क्या दूंगा? बताओ, घर में कुछ नहीं है। चिंता मत करो बाबू, मैं इस नदी को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जल्दी से जाकर कुछ मछलियां पकड़ूंगा और वापस आ जाऊंगा। जब नाव एक घाट के सामने रुकी तो मुझे एहसास हुआ कि इस बड़े इलाके का एक बड़ा हिस्सा झाड़ियों और जंगलों से ढका हुआ था। अनजान जानवरों की आवाजें बढ़ती जा रही थी। हराधन नाव से उतरा और हाथ में जाल लेकर आगे बढ़ा। बाबू, तुम हरिकेन के साथ यहीं खड़े रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं जाकर आऊंगा। लेकिन हराधन, अगर तुम मुझे हरिकेन दे दोगे तो तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबू, तुम वहीं खड़े रहो। फिर भी वो अंधेरे में कहीं घुल मिल गया। लगता था मुझे काफी डर लगने लगा। इस बार सुनसान घाट पर किसी जानवर का एक भी निशान नहीं था। हराधन फिर अंधेरे में गायब हो गया। इस बार मुझे राणा पर गुस्सा आया। जब मैं आया तो मैंने कहा, तुम एक बार छुट्टी लेकर मेरे साथ आ सकते थे। फिर थोड़ी दूर से मुझे कुछ लोगों की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। वे कुछ कहते हुए लग रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो, हमें उन्हें नदी में भूनना है, देर हो रही है, जल्दी करो, जल्दी करो। दूर से मैंने एक रोशनी को अपनी ओर आते देखा। मैं डर गया। वे कौन थे? चोर या डाकू नहीं? फिर मैंने 3 लोगों को देखा। उनमें से 2 एक लाश को बांस के खंबे से बांध रहे थे। मैंने उनका पीछा किया। अरे, आज रात कोई खतरा तो नहीं होगा ना? सुबह 4 बजे से पहले यहां से चले जाओ, जल्दी घर जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। राम का नाम जपो और चिल्लाओ, राम 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 राम। जब वह जंगल ऐसे हिल रहा है जैसे कोई बाघ वहां गिर गया हो। कहां है वो, कहां है वो? मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, देखो अंधेरे में कोई खड़ा है। एक लड़के ने मेरी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं हराधन के साथ आ रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? भूत, भूत, भागो। लेकिन इस घने जंगल के बीच में इस तरह पड़ी बॉडी को देखकर मेरा शरीर कांप उठा। मैंने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने बॉडी के कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने तेज रोशनी में देखा कि बाबू एक किताब बना रहा था। पीली साड़ी में एक औरत, उसके बाल कमर तक, सिर पर सिंदूर और माथे पर एक बड़ा सा सिंदूर। मुझे लगा कि ये इसी परिवार का कोई होगा। बाबू, यहाँ किसी को ढूंढ रहा है, या आप कह सकते हैं कि देखो, मैं यहाँ एक जान पहचान के घर एक मरीज को देखने आया था। मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। मैं पद्मा में रहता हूँ, इसलिए सब ठीक है।
मुझे मत बताओ कि तब से क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतने सारे लोगों को देखा और मुझे देखकर डर के मारे भाग गए। वे एक लाश ले जा रहे थे। बॉडी कहाँ है बाबू? हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं, वो यहीं था। फिर मुझे हैरानी हुई कि वहां सच में किसी बॉडी का कोई निशान नहीं था। तो क्या लोग बॉडी ले गए या उन्होंने डिटेल में नहीं पूछा? क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? उसने कहा, नहीं बाबू। उसने कहा कि क्या करना चाहिए? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़का मेरे साथ आ रहा था, हराधन, थोड़ी देर पहले उस तरफ गया था। बहुत समय हो गया है और वो वापस नहीं आया है, इसलिए मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा। क्या तुम उस तरफ जाओगे? हाँ, मैं उस तरफ जाऊंगा। आओ या जाओ, मुझे सारे रास्ते पता है। इस अंधेरी रात में किसी के साथ होने से मुझे थोड़ी राहत मिली। रुमाल की आवाज से मुझे पता चला कि रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। तब तक मेरी भूख मर चुकी थी। पद्मा जंगल के रास्ते पर नंगे पैर चल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गया। बाबू, दिन भर कुछ नहीं खाया ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम अपना चेहरा देखकर बता सकते हो। बताओ, और क्या किया जा सकता है? यह सब मेरी किस्मत है, भाग्य में और क्या लिखा है। उन पट्टों को जंगल में छोड़ दो। और वो एक पेड़ के सामने रुक गई। क्या हुआ? तुम क्यों रुक गए? तुम हमारे मेहमान हो, अब ये मंजूर नहीं कि तुम नहीं खा रहे हो। ये लो। पद्मा ने पट्टे में बंधे अमरूद का एक टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाया। मैंने अमरूद की ओर देखे बिना ही उसे हाथ में ले लिया और लगातार 3 बार काट लिया। अपूर्व खेती, यह अमरूद तुम्हें कहां से मिला? वो तो उसी पेड़ पर था जहां से मैंने उसे तोड़ा था। चलो बाबू चलो, फिर देर हो जाएगी। फिर पद्मा फिर चलने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक बीमार अमरूद का पेड़ सिर उठाए खड़ा था। बाबू, देर मत करना, जल्दी आओ, मुझे सुबह 4 बजे फिर जाना है। हाँ। पद्दा ऐसे दौड़ने लगा मानो मैं उसके साथ चल रहा हूँ। अंत में जंगल पार करने के बाद पेड़ों के बीच की एक दरार से मुझे नदी का किनारा दिखाई दिया। सूरज की हल्की रोशनी नदी के किनारे पर पड़ रही थी और झिलमिला रही थी। वहां मैंने पानी में एक आदमी को खड़ा देखा। चांदनी में उसका शरीर आधा दिख रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो हराधन था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पीछे क्यों मुड़ रहा था। लो बाबू, यही वो था जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रही थी। आगे बढ़ो। हाँ हाँ, यही है। पद्मा, तुम्हें कैसे पता? जो भी वो था। वो आगे बढ़ा। हराधन, ये हराधन, तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? चलो घर चलते हैं। रात जल्दी बीत गई और भोर हो गई। हराधन के बाद मेरी ओर मुड़ी और बोली, माँ, ये क्या है? जब मैंने उसका चेहरा देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई सूजा हुआ सड़ा हुआ बूढ़ा चेहरा पानी में उबल गया हो। उसकी आंखें उभरी हुई थीं। एक मरी हुई मछली उन उभरे हुए दांतों में से एक को पकड़े हुए है, जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर पर ठंडी हवा मारी हो। तुम्हारे अजान को क्या हुआ? तुम्हारी कीर को क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, आप यहाँ क्या ले आए? मैंने आपसे कहा कि आप वहीं खड़े होकर मुझे बताएं कि मेरी पत्नी कहाँ है। पद्दा, 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 मेरी पत्नी को एक मृत शरीर की तरह महसूस हो रही है। वो पागलों की तरह हो गई है। मेरी पत्नी को वापस दो डॉक्टर बाबू। उसी समय जंगल से एक चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचाओ। इस अवस्था में पद्मा की आवाज सुनकर मैं जंगल में भाग गया। ऐसा लग रहा था कि वो दूर से खतरे में चिल्ला रही है। कुछ कदम चलने के बाद वो रुक गई। सफेद कपड़े से ढका वो शरीर थोड़ी दूरी पर पड़ा था, मानो वो मेरे सामने कांपने और कंपकपाने वाला था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसा लग रहा था कि वो कह रही थी, ये चादर हटाओ, इसे हटाओ, मुझे आजाद करो। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिंदूर में लिपटा हुआ और तिल दंड के साथ मैं एक भारी सांस के साथ चलने लगा। जब आखिरकार मैं घाट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि राणा वहां खड़ा है। उसने एक नाव खरीदी थी। जल्दी आओ, यहाँ आओ, जल्दी आओ। राणा ने मुझे वो बुरी खबर दी। अनंत, आपको शायद पता नहीं है, मेरे भाई और उनकी पत्नी को गुजरे 2 दिन हो चुके हैं। मैं सदमे में था। तुम क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हुआ? ये कब हुआ? 2 दिन पहले अचानक पद्दा को सुबह सुबह सांस लेने में तकलीफ हुई। आपदा की रात राहाधन एक डॉक्टर को देखने के लिए निकला। रास्ते में उसे खबर मिली कि पद्मा के पास कोई विकल्प नहीं है। तब अपने दुख के दिल में राहाधन कहाँ गया। अगली सुबह उसे एक और बुरी खबर मिली। तुम क्या बात कर रहे हो? राणा, मैं सही हूँ, सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। उस घटना को कई साल बीत गए हैं, लेकिन जब पतझड़ आता है तो हर साल हराधन के पद्दा के बारे में सोचकर मेरा मन भारी हो जाता है। आज भी।